हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बारे में बात कर ली थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है माइनस ई टाउ बाई एम टाइम्स ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। फिर हमने मोबिलिटी की बात कर ली, मोबिलिटी इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात कर लेते हैं करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में, और उसके आगे डिस्कस करते हैं। सपोज़ किया एक क्रॉस सेक्शन है, हम इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट निकालने की बात कर रहे हैं। तो मैं अगर पूछूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहे होंगे, जिस तरफ करंट मूव कर रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। तो ये करंट आई जा रही है इस करंट कंडक्टर से, और इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन पार्टिकल्स की कितनी है, ड्रिफ्ट मतलब मैंने एवरेज वेलोसिटी ले ली, इलेक्ट्रॉन्स की वीडी है। अब अगर मैं कहूँ कि डेल्टा, हमको करंट का पता है, करंट इज चार्ज फ्लोन थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम, तो मैंने डेल्टा टी टाइम एज्यूम कर लिया। मैं उस डेल्टा टी टाइम के अंदर अगर चेक करूं तो एक इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसकी एवरेज वेलोसिटी वी डी है, और डेल्टा टी टाइम तक चलेगा तो कितनी है एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वी डी डेल्टा टी। तो मैं कह सकता हूं कि इस क्रॉस सेक्शन से वी डी डेल्टा टी डिस्टेंस पीछे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएंगे इन टाइम डेल्टा टी। तो मैंने कहा इन टाइम डेल्टा टी हाउ मच चार्ज इज फ्लोन, तो इस पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं वो सब के सब इसको क्रॉस कर जाएंगे। चलिए हमने माना कि n की हमने कहा n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है। n है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम, ये है उस चार्ज का मतलब उस पर्टिकुलर कैरियर का चार्ज इलेक्ट्रॉन, चूँकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। n एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिया गया है, वो दूरी ली गई है वी डी इंटू डेल्टा टी, और चार्ज की वैल्यू ई है, तो एन ई ए वी डी डेल्टा टी आ गया, इतना चार्ज फ्लो कर गया डेल्टा टी टाइम में। हमें पता है करंट कितनी होती है, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो इतना चार्ज फ्लो किया इतने टाइम में, डिवाइड कर दिया, तो आई बराबर आ गया एन ई ए वी डी। ए क्या है क्रॉस सेक्शन है, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एक फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब इसको देख के एक बड़ा डाउट क्रिएट होता है कि करंट इज डिपेंडेंट अपॉन एरिया, एरिया बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी, एरिया घटाएंगे तो करंट घटेगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ए इंटू वी डी कॉन्स्टेंट, अगर एरिया बढ़ा देंगे तो वी डी घट जाएगा, एरिया घटा देंगे तो वी डी बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको फ्लूइड वाला चैप्टर याद हो तो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो क्यों ऐसा है आप जरा समझ सकते हैं इस एग्जांपल से। एक चौड़ा क्रॉस सेक्शन, एक छोटा क्रॉस सेक्शन, एक वायर है, एक जगह पे इसका क्रॉस सेक्शन चौड़ा है, एक जगह इसका क्रॉस सेक्शन छोटा है। अब आप लॉजिकली सोच के देखिए, जितना चार्ज यहाँ से एंट्री करेगा उतना ही चार्ज तो यहाँ से एग्जिट करेगा। तो पर सेकेंड इस वाले क्रॉस सेक्शन में एंटरिंग चार्ज इज इक्वल टू पर सेकेंड इसमें से निकलने वाला चार्ज। तो जब पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज एंट्री कर रहा है और जितना चार्ज एग्जिट कर रहा है, इसलिए इन दोनों जगहों पे करंट की वैल्यू सेम है। तो I1 इज इक्वल टू I2 होगा, ना कि एरिया पे डिपेंडेंट होगा। तो ये एक बात याद रखने वाली है। अब करंट के ऊपर इसके ऊपर फार्मूले बन सकते हैं, एन वगैरह दे करके सिंपल फार्मूला बेस्ड होगा। ये काम आपका है, बुक उठाइए सॉल्व कर लीजिए, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। I बराबर एन ई ए वी डी फार्मूला है, इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको बुक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। एन दे रखा है, ई बता रखा है, ए एरिया क्रॉस सेक्शन है, इसके हिसाब से करंट वगैरह निकालने के लिए पूछ सकता है। अब आती है बात, कुछ टर्म है जैसे कंडक्टिविटी है, करंट डेंसिटी है, रेजिस्टिविटी है, इन सब के छोटे मोटे टर्म हैं, इनके बारे में एक एक लाइन में पूछ लिया जाता है, तो सबको याद रखना है जानकारी बेस्ड। और कुछ कंडक्टर दे सुपर कंडक्टर, तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें आप किताब से पढ़ें, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे तरीके से। अब बात आती करंट डेंसिटी की। करंट हमको पता है स्केलर क्वांटिटी है, तो अब हमको पता है किसी भी क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो करेगी पर यूनिट टाइम में, पर जितना चार्ज फ्लो करता है। चार्ज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग चलेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेगा। तो अब मुझे यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करना है। वो वेक्टर क्वांटिटी
हमको करंट के बारे में अच्छे से आइडिया देती है। इनफैक्ट आगे चल के हायर फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो करंट की जगह करंट डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है। क्या है करंट डेंसिटी? किसी भी क्रॉस सेक्शन है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट डेंसिटी डिफाइन की गई है यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाली करंट अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू है करंट पर यूनिट एरिया। मतलब पर यूनिट एरिया से कितनी करंट पास कर रही है, दैट इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? इसकी डायरेक्शन किधर होगी? जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उस जगह पर है। तो डीएस एरिया पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है वो आपको पता चल जाएगा। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी तरफ आपका एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर होगा, या जे वेक्टर भी अगर हम बात करें तो उसकी तरीके से बात कर लेंगे। तो जे इज करंट डेंसिटी, सिंपल फॉर्म में याद रखना है करंट पर यूनिट एरिया। किसी भी पॉइंट पे करंट डेंसिटी डिफाइंड है करंट फ्लोन थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, DI/ds को मैथमेटिकली लिख दिया। डायरेक्शन along द इलेक्ट्रिक फील्ड और मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख दें तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DI, टोटल करंट निकालनी हो तो J.ds डॉट फैक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो I इज इक्वल टू J.ds फैक्टर को हमको याद रखना है। ये स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर कंपटीशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है, जे दे देगा, ये नहीं कि करंट इंटू एरिया कर दिया या डेंसिटी इंटू एरिया कर दिया डायरेक्ट निकाल दिया। I इज इक्वल टू J.ds, इसका मतलब क्या है? अगर एरिया वेक्टर ये है और चार्ज यूं पास कर रहा है तो इस केस में करंट हो जाएगी कम। I इज इक्वल टू J.ds cos थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फैक्टर देखना पड़ेगा एंगल का भी। ठीक है, तो इसलिए J.ds जैसे E.ds किया था ना, बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ J करंट डेंसिटी, उसके हिसाब से सिंपल फॉर्म में करंट पर यूनिट एरिया हमने डिफाइन कर रखा है। अब इसकी वैल्यू कंडक्टिविटी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होती है कंडक्टिविटी वगैरह। J इज इक्वल टू I/A, ठीक, करंट पर यूनिट एरिया। करंट हमने पढ़ ली NEAVD पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया से एरिया कट गया, बचा NEVD, ये है करंट डेंसिटी। अब हमको VD का फॉर्मूला ही पता है। VD इज इक्वल टू क्या होता है? E/m टाइम्स E। टाउ हमने पहले ही पढ़ रखा है, E चार्ज है, M उसका मास है और कैपिटल E उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो J इज इक्वल टू NE इंटू E/m टाइम्स E, यानी NE स्क्वायर τ/m टाइम्स E। ये जो वैल्यू है वो मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। जो करंट डेंसिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ये शो करता है J प्रोपोर्शनल टू E, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको नाम दे दिया गया कंडक्टिविटी। क्या नाम दे दिया गया? कंडक्टिविटी। तो J इज इक्वल टू NE स्क्वायर τ/m टाइम्स E, और इस पूरी वैल्यू को नाम दे दिया गया कंडक्टिविटी। यहाँ सिग्मा है कंडक्टिविटी और रो होता है रेजिस्टिविटी, जैसा कि आपने नाम सुना हुआ है। रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा दैट इज m/NE स्क्वायर टाउ। तो इनकी वैल्यूज़ को याद रखना है। J इज इक्वल टू NE स्क्वायर τ/m टाइम्स E। J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतनी ज़्यादा करंट डेंसिटी होगी। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को नाम दे दिया गया कंडक्टिविटी। कौन सा मटेरियल अच्छा कंडक्टर है, ख़राब कंडक्टर है, उसके बारे में ये कंडक्टिविटी बताती है। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, किताब खोलिएगा, उसमें सुपर कंडक्टर, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इन सब के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है बुक के अंदर। आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हमको फॉर्मूले से मतलब है और इनके बारे में जानकारी, कौन सा अच्छा कंडक्टर है, कौन सा ख़राब कंडक्टर है, कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे इंक्रीज़ होगी, कैसे डिक्रीज़ करेगी, वो सब इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। N है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टाउ आपको पता है रिलैक्सेशन टाइम है, E पता ही है, M पता ही है, और E कैपिटल E एक्सटर्नल फील्ड है, इसलिए हमको कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है। सिग्मा और रो है रेजिस्टिविटी, इसका उल्टा सिग्मा कंडक्टिविटी है, रो इसकी रेजिस्टिविटी है। ठीक है, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं? मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एज वेल एज उनके टेम्परेचर यानी रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, तो कंडक्टिविटी
घटेगी और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ये आगे हम चल के देखेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घटती है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम टाउ की वैल्यू घटती है, इसलिए सिग्मा की वैल्यू भी घटती है और रो की वैल्यू बढ़ती है। ग्राफ बना के कई और ग्राफ भी बनते हैं, रैंडम से कर्व भी बनते हैं। हमने एक टेंटेटिव ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो हमको इसके ऊपर बात करनी है, इसको पूरा का पूरा पोर्शन आपको पढ़ना है। इनके बारे में ग्राफ वाइज बात करने के लिए आती है, लिखने के लिए आती है। व्हाट इज़ कंडक्टिविटी, व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी। तो ये आपका काम है होमवर्क के तौर पे, इसको आपको पढ़ना है। अब आते हैं, छोटा सा लॉ है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज़ ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है भाई कि अगर कोई रेजिस्टेंस R दे रखा है, ठीक है, हम उसके बारे में R के बारे में बात करेंगे, अभी R निकालेंगे भी। R की वैल्यू रो L बाई होती है, आपने पहले ही पढ़ी हुई है। R अगर अप्लाइड वोल्टेज B है और सर्किट में करंट I जा रही है, तो जो करंट है वो प्रोपोर्शनल टू V है या V इज़ प्रोपोर्शनल टू इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल करंट फ्लो करती है कहाँ से कहाँ? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हमने पहले ही बात कर रखी है। प्लस से माइनस टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट चलती है, इसके क्रॉस का वोल्टेज आ रहा है V, ठीक है, और करंट आ रही है I। तो कहते यही है V प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोन थ्रू द रेजिस्टेंस, दैट इज ओम्स लॉ। यही ओम्स लॉ है, V बराबर IR। और ये स्ट्रेट वायर लाइन बताता है, हालांकि आगे चल के हम देखेंगे ये स्ट्रेट नहीं होती, कभी कभी कर्व भी आती है। कोई ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट ही हो। नॉन ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर किताब खोलिएगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो करे, V प्रोपोर्शनल टू I हो या I प्रोपोर्शनल टू V हो, दोनों ग्राफ पॉसिबल हैं। ऊपर I आ जाए, नीचे V आ जाए। तो ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, आपको इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है, आप पढ़ेंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ओमिक कंडक्टर मतलब जो ओम्स लॉ फॉलो करे, V प्रोपोर्शनल टू I या I प्रोपोर्शनल टू R, I प्रोपोर्शनल टू V। इनकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को नाम दे दिया गया रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द रेजिस्टेंस, दैट इज ओम्स लॉ। अब इसको प्रूफ कर लेता है। कैसे प्रूफ करेगा? करंट डेंसिटी को यूज़ करेगा, करंट डेंसिटी और पोटेंशियल वाले फैक्टर को यूज़ करेगा। मैंने अप्लाइड वोल्टेज लगाया, ठीक है, V, इसके क्रॉस लेंथ थी इसकी L, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी E, करंट जा रही है I, ठीक है। हमें पता है करंट डेंसिटी कितनी होती है, I बाई A। J का हमें और भी पता है, J होता है E बाई रो, और E की वैल्यू होती है V बाई L। हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज़ V बाई L। हमने J बराबर I बाई A यूज़ किया और J की वैल्यू होती है E बाई रो। E बाई रो या सिग्मा ही, दोनों बात एक ही है। तो E बाई रो यूज़ कर रहे हैं, तो E बाई रो इज इक्वल टू I बाई A। E की वैल्यू रख दी V बाई रो L इज इक्वल टू I बाई A। तो V बराबर रो L बाई A टाइम्स I, V बराबर IR, R बराबर रो L बाई A। रेजिस्टेंस आपने पहले ही पढ़ रखा है। अब इस फॉर्मूले में बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है, मैंने एग्जांपल के तौर पे डाल भी रखे हैं। कल मैं सारे स्नैपशॉट भेज दूंगा आपको, ठीक है। R बराबर रो L बाई A, दैट इज़ डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L माइनस डेल्टा A बाई A। अगर वायर सर्कुलर मतलब सिलेंड्रिकल है तो एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर 2 टाइम्स। तो हमको फॉर्मूला पता है R1 बाई R2 बराबर R2 बाई R1 इज इक्वल टू या R1 बाई R2, आपको पता है L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1 बराबर L1 बाई L2 इंटू। ऐसे क्वेश्चन हमने खूब किए ना, फैक्टर वाले, कैपेसिटेंस के, ग्रेविटेशनल फील्ड के, बहुत सारे हमने ये क्वेश्चन देख रखे हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। मैंने हर टाइप के एक एग्जाम्पल डाल दिए हैं। R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 इज इक्वल टू इंटू A2 बाई A1। एरिया की जगह पाई R स्क्वायर ले लिया। अब जैसे क्वेश्चन है, लेंथ को डबल कर दिया, इफ लेंथ बिकम डबल एंड रेडियस बिकम हाफ देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी। लेंथ डबल हो गई, रेडियस हाफ हो गई, रेडियस हाफ होने का मतलब एरिया 1/4 हो गया। तो लेंथ डबल, एरिया 1/4, रेजिस्टेंस बिकम्स 8। सब एग्जाम्पल हैं, किताब भी खोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब लेंथ को 20% बढ़ा दिया, इसको 10% घटा दिया रेजिस्टेंस और रेडियस को, तो लेंथ बिकम 1.2 L एंड रेडियस बिकम 0.9 R। वैसे क्वेश्चन है। अब मैंने किसी वायर को खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। वायर को स्ट्रेच करने में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, उसका एरिया हो जाएगा 1/3। लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स, रेडियस बिकम्स 1/3 टाइम्स, मतलब 3 ऊपर आ गया, नीचे 1/3 का स्क्वायर आ गया, दैट इज़ 1/3 आ गया एरिया, तो बिकम्स 9 टाइम्स।
2%, 1%, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब कह रहा है लेंथ इंक्रीज बाई 2%, रेडियस डिक्रीज बाई फलाना %, तो इसको इस पुट कर दिया, इसके हिसाब से निकाल गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। I वर्सेस V, तो स्लोप हो जाएगा di/v 1 रेजिस्टेंस। तो अगर स्लोप बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी। अब इसी के ऊपर अब अगला इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अगले वाले लेक्चर में देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या है।